नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम प्रथम अध्याय को पढ़ना शुरू कर चुके थे। हमारी पुस्तक का प्रथम अध्याय है समाजशास्त्र एवं समाज और पिछले भाग में यानी दूसरे भाग में जिसका नाम था समाजशास्त्र का परिचय, हमने इस विषय की कुछ मूल बातों को एक परिचय के रूप में जाना था और आज हम इस अध्याय के तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का तीसरा भाग है समाजशास्त्र की रचना एवं भारत में समाजशास्त्र का विकास। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस भाग में हम ये दोनों बात करेंगे कि समाजशास्त्र की रचना के पीछे क्या कारण रहे और साथ के साथ हमारे देश भारत में इस विषय का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये दोनों बातें हम आज इस भाग में करने वाले हैं। तो सबसे पहले भौतिक मुद्दे जिनके समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। कुछ ऐसे भौतिक मुद्दे रहे जिनकी इस विषय समाजशास्त्र की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो उन भौतिक मुद्दों को हम जान लेते हैं। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। तो औद्योगिक क्रांति की घटना आपने इतिहास में ज़रूर पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो यह एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। यदि हम औद्योगिक उत्पादन की उन्नति की बात करें कि कैसे औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उन्नति हुई, तो उसके पीछे यही जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह एक प्रमुख कारण के रूप में थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्तियां एवं संस्थाएं सम्मिलित थी। वास्तव में पूंजीवाद में कई नई अभिवृत्तियां और संस्थाओं का सम्मिलन किया गया था। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थी और पूंजीवाद की एक खास बात ये भी थी कि जो उद्यमी थे वे निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से काफ़ी प्रेरित थे। वे इस बात को समझते थे कि उन्हें निश्चित और व्यवस्थित मुनाफा कमाना है। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। तो धीरे धीरे बाजारों ने इस उत्पादनकारी जीवन में एक प्रमुख साधन की भूमिका अपना ली, यानी बाजार बहुत महत्वपूर्ण हो गए और धीरे धीरे सारा माल, सभी प्रकार की सेवाएं और विभिन्न जो श्रम के कार्य थे वे सब वस्तुएं बन गए थे और इनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के आधार पर किया जाने लगा। नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। तो ये जो नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी यह पहले वाली या पुरानी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। अब यदि हम बात करें संपूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन सा देश था, तो हमें याद रखना है कि इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था। अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। यदि हम औद्योगिकरण से पहले की बात करें तो अंग्रेजों का जो मुख्य कार्य था, जो पेशा था, वो था खेती करना या कपड़े बुनना और उस जमाने में वहाँ अधिकांश लोग गांवों में ही रहते थे। अपने भारतीय गांवों की तरह ही वहाँ भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाहे और मध्य निर्माता थे। तो जैसे हमारे भारतीय गांवों में ये अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही वहाँ इंग्लैंड में भी कृषक भी हुआ करते थे, भूस्वामी भी थे, लोहार भी थे तो चमड़ा जो श्रमिक हैं वो भी थे, कुम्हार भी थे तो जुलाहे भी थे, इसी प्रकार चरवाहे भी थे तो मध्य निर्माता भी थे।
समाज छोटा था। साथ के साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि समाज काफ़ी छोटा था। यह स्तरीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। तो जो समाज था वहाँ का वो स्तरीकृत भी था, और स्तरीकृत से आशय यही है कि जो अलग अलग लोग थे उन सभी लोगों की परिस्थिति और उनके वर्ग की स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नज़दीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। तो जो परंपरागत समाज होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? नज़दीकी आपसी व्यवहार पाया जाता है। तो इंग्लैंड का समाज भी एक परंपरागत समाज की भांति ही नज़दीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गई। अब ये सारी जो हमने विशेषताएं देखी औद्योगिकरण के पहले के समाज की जो इंग्लैंड में था, अब औद्योगिकरण के साथ ये सभी विशेषताएं बदल गई थी। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। और इस नई जो पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पत्ति हुई वहाँ का मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा का कम होना, और शिल्प संघ, गांव और परिवार के जो सुरक्षित स्थानों से कार्य किया जाता था वहाँ से अलग हो गया, यानी नगर बसने लगे, नगर में जाकर के लोगों को काम करना था। रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान्य श्रमिकों की परिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। तो जो भी रूढ़िवादी लोग थे, जो भी परिवर्तनवादी लोग थे, दोनों ही तरीके के जो लोग थे वो सामान्य मजदूरों की या सामान्य श्रमिकों की जो स्थिति वहाँ नज़र आ रही थी उसको देखकर काफ़ी भयभीत थे। परंतु वहीं उसी दौर में कुशल कारीगर भी वहाँ थे, और उन कुशल कारीगरों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अलग थी। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ, और इसी के साथ क्या होने लगा? विभिन्न नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार होने लगा। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। तो औद्योगिकरण से पहले भी नगर हुआ करते थे, लेकिन उन नगरों का या शहरों का स्वरूप काफ़ी अलग था, और औद्योगिकरण के बाद इन नगरों के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख। नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। तो औद्योगिक शहरों के कारण एक बिल्कुल नए नगरीय संसार का जन्म हुआ, यानी ऐसा संसार जो पहले नज़र नहीं आता था। और इस संसार की निशानी क्या थी? इस संसार की निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख। उसके अलावा औद्योगिक श्रमिक जो वर्ग हैं उनकी भीड़भाड़ वाली कई बस्तियां तैयार हो गई, और ऐसी बस्तियों में सफाई का नितांत अभाव हुआ करता था, गंदगी ही गंदगी वहाँ रहा करती थी। इसकी अन्य निशानियों में एक था नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया, और इन सभी निशानियों के अलावा इस नए नगरों की जो एक निशानी थी वो थी एक नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। एक क्रियाकलाप अब बच्चों आपको करना है, तो ये क्रियाकलाप क्या है देखते हैं। ध्यान दें कि औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने वाला देश ब्रिटेन कितनी शीघ्रता से ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तित हो गया। क्या भारत में भी इसी तरह की प्रक्रिया थी? तो अभी आप यहाँ कुछ आंकड़े देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे जो ब्रिटेन था वो ग्रामीण समाज से बहुत जल्दी शहरी समाज में परिवर्तित हो गया था। तो क्या भारत में भी यह प्रक्रिया इसी प्रकार से हुई, ये हमें देखना है। तो 1810 में 20% जनसंख्या कस्बों तथा शहरों में रहती थी। तो ये इंग्लैंड की स्थिति है, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में क्या हुआ करता था कि 1810 में लगभग 20% जनसंख्या ही कस्बों तथा शहरों में रहती थी। वहीं 1910 में 80% जनसंख्या कस्बों तथा शहरों में रहती थी।
थी। तो इन 100 सालों में एक बहुत बड़ा अंतर वहाँ आया था। तो 1810 के बाद 1910 की स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस प्रक्रिया का भारत में एक अलग तरह का प्रभाव था। शहरी केंद्र तो बढ़े, परंतु ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रवेश के साथ अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र की तरफ उन्मुख हुए। तो यहाँ यानी हमारे देश में, भारत में इस पूरी प्रक्रिया का एक अलग प्रकार का प्रभाव था। हमारे यहाँ इतना जल्दी, इतनी तीव्रता से शहरों की या नगरों की जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ी, बजाय इसके यहाँ पर शहरी केंद्र तो विकसित हुए। हमें ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश निर्मित उत्पाद हमारे देश में आने लगे, उसके कारण जो अधिकांश लोग थे उन्होंने पुनः बल्कि खेती को ही अपना रोजगार बना लिया था। वे सभी खेती की तरफ या कृषि की तरफ उन्मुख हुए थे। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। देसाई 1975। तो देसाई के 1975 के उद्धरण से हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो अंग्रेजी कारखानों के मशीनों से निर्मित वस्तुएं या माल हमारे देश में आने लगे और भारी तादाद में आने लगे, तो हमारे यहाँ के जो दस्तकार थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि इन अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं थी, यानी उनका कोई कार्य नहीं था। और इन बर्बाद दस्तकारों ने, इन सभी ने खेती को ही अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त पाया था। अक्सर कारखानों और इसके यांत्रिकी श्रम विभाजन को किसानों, दस्तकारों, साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को इस तरह समाप्त कर दिया कि लगता था जैसे यह जानबूझकर किया गया था। कारखाने को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेलों तक सीमित था। तो हमारे यहाँ कारखानों को और इसके यांत्रिकी श्रम के विभाजन को इस प्रकार बढ़ाया गया कि किसान, दस्तकार, परिवार और जो भी स्थानीय समुदाय थे उन सबको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और ऐसा लगता था कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। और साथ ही साथ कारखानों को एक प्रकार से आर्थिक कठोर नियंत्रण के साधन के रूप में अपनाया जाने लगा। तो ऐसा जो आर्थिक कठोर नियंत्रण हुआ करता था वो अब से पहले सिर्फ बैरकों और जेलों तक ही सीमित था, लेकिन अब कारखानों में इस प्रकार के कठोर नियंत्रण को अपनाया गया। कार्ल मार्क्स के अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कारखाने थे वो दमनकारी थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वहाँ स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्य प्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीज़ें सीखी। तो यहाँ कारखानों में श्रमिकों ने अपने बेहतर जीवन हेतु एक प्रकार की सामाजिक कार्य प्रणाली और संगठित रूप से प्रयास करने की जो प्रवृत्ति है उनको सीखा था। नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। और इन नए समाजों के उभरने का एक बड़ा संकेतक और था, और वो संकेतक क्या था? घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। यानी अब समय को महत्व देना शुरू हुआ। समय कितना कीमती है, इस चीज़ को अब पहचाना गया। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतीहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पक्ष था इस औद्योगिकरण का, इस पूंजीवाद का। वो क्या था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी तक खेतीहर और जो औद्योगिक मजदूर थे उन सभी ने तेजी से घड़ी और जो कैलेंडर
व्यवहार है उसके अनुसार स्वयं को ढालना शुरू किया। और इस प्रकार का जो व्यवहार था, घड़ी और कैलेंडर के अनुसार स्वयं को ढाल पाना, ये इस औद्योगिकरण से पूर्व नज़र नहीं आता था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की लय दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी। तो औद्योगिक पूंजीवाद के पहले की स्थिति की बात करें तो उस दौरान जो काम की लय थी वो दिन के उजाले के साथ शुरू होती थी, यानी लोग दिन के उजाले के साथ अपने अनुसार काम करना शुरू करते थे और जी तोड़ परिश्रम करते थे, फिर आराम करने लगते थे और इस आराम के अलावा बीच बीच में वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करते थे, यानी समय को वो सिर्फ अपने जो आवश्यकता है उसके अनुसार उपयोग ले लेते थे। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया और इस कारण जो कारखानों में उत्पादन हुआ उसने श्रम को समकालिक बना दिया, यानी समय के साथ चलने वाले श्रमिक तैयार हो गए। इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो समय की पाबंदी श्रमिकों में आई, साथ के साथ एक स्थिर रफ्तार से वे कार्य करने लगे। कभी बहुत मेहनत करना और कभी आराम करना, वो स्थिति अब नहीं थी। साथ के साथ कार्य करने के निश्चित घंटे निर्धारित हो गए और इसी प्रकार हफ्ते के निश्चित दिन भी निर्धारित हो गए थे। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। साथ के साथ घड़ी से कार्य करने की जो अनिवार्यता है वो भी उत्पन्न हो गई थी। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए समय अब धन है, यह बीतता नहीं बल्कि खर्च हो जाता है। तो अब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि समय धन है, यह बीतता नहीं है बल्कि खर्च हो जाता है। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? तो वास्तव में हमें समाजशास्त्र के अपने देश में जो विकास हुआ उसको पढ़ने से पहले यूरोप में समाजशास्त्र का आरंभ और विकास किस प्रकार हुआ, यह क्यों पढ़ना आवश्यक है। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। तो समाजशास्त्र के जो भी मुद्दे हैं, जो भी सरोकार हैं, वो अक्सर उसी समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज में 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद का आगमन हुआ और उसके कारण वहाँ बहुत तीव्रता से परिवर्तन हुए। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो वास्तव में हमारा समाज औपनिवेशिक अतीत इसका जो रहा और जो विविधता हमारे समाज में व्याप्त रही हमेशा से, इसके कारण हमारा समाज अलग है, भिन्न है और भारत का समाजशास्त्र इस बात को दर्शाता भी है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है। और यदि हम इस बात को मानते हैं कि हमारे देश का समाज अलग है अन्य समाजों से, तो क्यों हम उस दौरान के यूरोप की चर्चा करते हैं, क्यों हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं या वहाँ से शुरुआत करनी ही क्यों प्रासंगिक मानी जाती है? जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब काफ़ी आसान है। कैसे आसान है? कि भारतीय होने के नाते हमारा जो अतीत है वो अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनके औपनिवेशिक काल को झेल चुके थे। हम उनके उस विशेष जो परिवर्तन की स्थिति थे वहाँ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतरण। 17वीं और 19वीं शताब्दी में
लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया था, जिनमें से 11 मिलियन अमेरिका तक की यात्रा में जीवित रहे। तो बच्चों, ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जो प्रस्तुत करती है कि पूंजीवाद के द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतरण किस प्रकार से हुआ। तो ये घटना है 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य की। उस दौरान लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया और उनमें से सिर्फ 11 मिलियन ही अमेरिका तक जीवित रह पाए। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलनों में से एक है। उनको अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया। तो उन लोगों को, यानी उन अफ्रीकियों को, अपनी जगह से, अपनी जो उनकी ज़मीन थी, जो उनकी संस्कृति थी, वहाँ से उखाड़ लिया गया, वहाँ से हटा लिया गया और फिर दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर उन्हें दास बनाकर भेजा गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। दास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया। तो यहाँ उन दासों को अफ्रीका से लाकर और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया, यानी उन्हें श्रमिक बना लिया गया। दास प्रथा यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ चीज़ें की गई। दासता की संस्था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने लगी। ये जो दासता 17वीं से 19वीं शताब्दी तक चली, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसमें थोड़ी कमी आने लगी। लेकिन हमारे लिए भारत में यह 1800 के बाद का काल था, जब बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाज़ों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम अथवा वेस्ट इंडीज़ अथवा फिजी द्वीपों में उनकी सूती कपड़े की मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया गया। तो यदि हम अपने देश की स्थिति की बात करें तो हमारे लिए 1800 के बाद का वो काल था जब बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को अंग्रेज़ों द्वारा जहाज़ों में भरकर बहुत दूर दूर के देशों जैसे कि दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम या वेस्ट इंडीज़ या फिजी जैसे द्वीपों पर ले जाया गया और वहाँ सूती कपड़े की जो मिलें थी उन मिलों में और चीनी के कारखानों में श्रमिक के रूप में उपयोग लिया गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक वी.एस. नायपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, उन हजारों लोगों में से एक के वंशज हैं जिन्हें ज़बरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहां से लौटने में वे असमर्थ थे और वहीं मर गए। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं वी.एस. नायपॉल, और वी.एस. नायपॉल जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये वास्तव में उन हज़ारों लोगों में से किसी के वंशज हैं जिन लोगों को ज़बरदस्ती ऐसी अनजान जगहों पर ले जाया गया था जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। वहाँ उनकी संस्कृति अलग थी, वो जो स्थान था वहाँ उनका कुछ भी नहीं था और इस कारण वो उस दूर के देश से, उस अलग सी जगह से वापस लौटने में भी असमर्थ थे। आर.के. लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। तो अब हम आर.के. लक्ष्मण का मॉरिशस का एक यात्रा विवरण देख रहे हैं और ये यात्रा विवरण जो है ये हमें वास्तव में बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है, उसकी कुछ प्रस्तुति करता है। यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। यहाँ मॉरिशस की यात्रा के दौरान इन्होंने, आर.के. लक्ष्मण ने अपना वर्णन प्रस्तुत किया कि यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक
लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदन। तो अब बात कर रहे हैं वो एक तमिल की, कि कह रहे हैं जिसका एक भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और वैसा ही लुभावना सा नाम था, रामाकृष्ण गोविंदन। सचमुच मद्रास से था, यह व्यक्ति सचमुच मद्रास से था। मैंने उससे तमिल में बात की, उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ आर के लक्ष्मण कहते हैं कि उसे देखकर मैंने उससे तमिल में बात की, लेकिन उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है। लक्ष्मण 2003। तो आके लक्ष्मण बताते हैं कि वास्तव में इन गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें पता चला कि उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना कई वर्षों पहले या शताब्दियों पहले ही बंद कर दिया था। तो वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियां, यानी जो गोविंदन हैं, उनके जो पूर्वज थे, उन्हें न जाने कब वहाँ मॉरिशस में लाकर बसा दिया गया था। भारत में समाजशास्त्र का विकास। तो बच्चों, अब हमें चर्चा करनी है कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के पीछे कौन से कारकों ने अपना योगदान दिया। उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। तो संपूर्ण विश्व में जो पूंजीवाद और औद्योगिकरण का परिवर्तन हुआ, यानी पूंजीवाद की बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे औद्योगिकरण भी बढ़ता गया, तो उसके पीछे का एक आवश्यक हिस्सा था उपनिवेशवाद। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। तो पश्चिमी समाजशास्त्रियों द्वारा जो भी पूंजीवाद और आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर भारत के बारे में लिखा गया, जो भी लिखित दस्तावेज इस संदर्भ में मिलते हैं, वे लिखित दस्तावेज वास्तव में भारत के जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उन्हें समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। तो जब हम शहरीकरण के संदर्भ में इस बात को देखते हैं, जानते हैं, तो उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का जितना असर भारत में था उतना ही जितना कि पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में औद्योगिकरण का असर जिस प्रकार से था, जितना अधिक था, उतना भारत में नहीं था, ऐसा माना गया विभिन्न पश्चिमी विद्वानों द्वारा। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। तो कार्ल मार्क्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव देखा, उसको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी से ये जिस प्रकार की असमानता की हम बात कर रहे हैं वो स्पष्टतः प्रदर्शित होती है। भारत जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। मार्क्स 1853, देसाई 1975 में उद्धृत। तो ये जो वक्तव्य हम देख रहे हैं, ये वास्तव में मार्क्स ने 1853 में और उसके बाद देसाई ने 1975 में अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से इस स्थिति को देख पा रहे हैं, कि भारत जो कि पहले विश्व की कपास उत्पादन कार्यशाला थी, यानी यह विश्व की एक कपास उत्पादन कार्यशाला के रूप में प्रचलित था, यह अब इंग्लिश धागों और सूती सामानों से भर गया था। यानी बाहर से जो अंग्रेज थे वे अपनी जगह से, यानी ब्रिटेन से अलग अलग धागे और सूती सामान ला करके यहाँ पर रख चुके थे और इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से
बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार किया गया। तो ये जो भारत का उत्पादन था उसे बाहर कर दिया गया, यानी उस उत्पादन को अब नहीं स्वीकारा गया जो कि पहले हुआ करता था। तो या तो स्वीकारा ही नहीं गया यानी बाहर निकाल दिया गया, और यदि यहाँ का भारत का उत्पादन कहीं अन्य जगह पर स्वीकारा भी जाता तो वहाँ काफ़ी निर्मम शर्तों पर उसे स्वीकार किया जाता था। अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र का शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाया गया। तो अंग्रेज उत्पादक जो भी उत्पादन करते थे उनके सभी उत्पादनों पर सिर्फ नाम मात्र का शुल्क लगाकर उसे भारत में लाया गया। स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। तो स्वदेशी वस्त्र उद्योग जो कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक काल से पहले भारत की शान हुआ करता था, संपूर्ण विश्व में हमें उसके कारण जाना जाता था, उसे अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेज़ों और विचारों से भी जूझना पड़ता था जो हमेशा सही नहीं होते थे। तो यदि हम भारत में समाजशास्त्र की प्रगति को या इसके विकास को जानना चाहें तो यह भी स्पष्ट है कि हमारे भारतीय समाज के बारे में जो पश्चिमी लेखकों द्वारा चीज़ें लिखी गई, तो उनके जो लिखित दस्तावेज़ थे, उनके जो विचार थे, उनसे भी हमें जूझना पड़ा, क्योंकि उनके भारत के बारे में विचार या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। तो इस प्रकार के विचार जो वास्तव में भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे, जो सत्य नहीं थे, ये औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा तो प्रस्तुत किए ही गए थे। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी विद्वान थे, महान लेखक थे, उनके द्वारा भी यह कार्य किया गया। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। तो उनमें से कईयों के लिए, जिन लोगों ने ये सारी पुस्तकें लिखी जिसमें भारतीय समाज के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि सत्य नहीं थी, तो वे मानते थे कि भारतीय समाज जो है वो पाश्चात्य समाज से यानी पश्चिमी समाज से एकदम ही विपरीत था। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। तो उस दौरान के जो विचार थे उनमें जो भी समकालीन मुख्य विद्वान थे या विक्टोरिया कालीन जो भी विचार प्रस्तुत किए गए, उनसे सहमति रखते हुए सभी लगभग पाश्चात्य लेखक इस बात से अपनी सहमति प्रस्तुत करते थे कि भारतीय गांव एक प्रकार के सभ्यता के अवशेष हैं जिसे हम समाज की शैशवावस्था का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे गांवों को, भारत के गांवों को समाज की शैशवावस्था के काल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा। वास्तव में इन सभी लेखकों ने, विद्वानों ने, जो कि पश्चिम के देशों से संबंध रखते थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में जो यूरोपियन समाज थे उनका अतीत देखा, यानी वहाँ यूरोप में इस प्रकार की स्थिति बहुत समय पहले हुआ करती थी। तो इस प्रकार जो हालत, जो स्थिति 19वीं शताब्दी के भारत की थी, वो स्थिति वो माना करते थे कि यूरोप की काफ़ी समय पहले हुआ करती थी, यानी वहाँ का भारत का वर्तमान उनका अतीत उनको लग रहा था। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्राय अंतर किया जाता था। तो औपनिवेशिक विरासत वाले देश जैसे कि हमारा देश भारत, वहाँ पर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान, इन दो विषयों में प्राय अंतर रखा जाता था, अंतर माना जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूहों और समाजों का अध्ययन
जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है, गिडिंग्स 2001। तो इस प्रकार हम एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक की समाजशास्त्र की परिभाषा देखें तो वहाँ लिखा गया है कि मानव समूहों और समाजों का अध्ययन, यानी ऐसे समूहों और समाजों का अध्ययन जिनमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो औद्योगिकृत विश्व है उसी के विश्लेषण पर ये बल दे रहे हैं, यानी समाज के ऐसे समूहों को ही समाजशास्त्र का हिस्सा मान रहे हैं जो कि औद्योगिकरण की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी: गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। वहीं हम यदि सामाजिक मानव विज्ञान की बात करें तो एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी: गैर पश्चिमी साधारण समाजों, यानी ऐसे साधारण समाज जो कि पश्चिम से संबंध नहीं रखते, यानी जो पश्चिमी देश नहीं हैं, उन गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरों, यानी उन्हें जो पाश्चात्य संस्कृति समाज के लोग थे वे दूसरे कह के बुलाया करते थे, तो दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन ही सामाजिक मानव विज्ञान कहलाया। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। यदि हम भारत की बात देखें तो ये जो परिभाषाएं हमने देखी पश्चिमी विद्वानों की, उनकी तुलना में भारत का किस्सा बिल्कुल अलग है। MN श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं: भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय यानी जाति के साथ तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। तो हमारे देश में यदि हम देखना चाहें तो हमारे आकार और विभिन्नता के चलते, यानी देश जितना बड़ा है इसका आकार बहुत बड़ा है और जितनी विविधता, जितनी विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है, इसके चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय, ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच हमें कई दूसरे देखने को मिलते हैं, यानी जो अंतर है वो असंख्य है। तो इन सब के संबंध में पंथ संबंधी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, भाषाई विभिन्नता देखने को मिलती है, धार्मिक विभिन्नता, सजातीय या जाति संबंधी विविधता भी देखने को मिलती है। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। तो यहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो स्थिति है तो ऐसी संस्कृति, ऐसा समाज जैसा भारत में है, वहाँ पर दूसरे, जिसे पश्चिमी समाज में दूसरी संस्कृति या दूसरे कहा गया है, उन दूसरों से आमना सामना वास्तव में हमारे अपने आसपास से ही या पड़ोस में ही हो जाता है। श्रीनिवास 1966। तो श्रीनिवास ने 1966 में इस बात को प्रस्तुत किया। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। तो भारत में यहाँ से आगे की हम बात करें तो सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें शुरुआत में सिर्फ आदिम लोगों का अध्ययन किया जाता था, उसके स्थान पर अब धीरे धीरे किसानों का, सजातीय समूहों का, सामाजिक वर्गों का, प्राचीन सभ्यताओं का और इन प्राचीन सभ्यताओं की अलग अलग पक्षों का, इसके अलावा इनकी विशेषताओं और इसके साथ ही जो आधुनिक औद्योगिक समाज है, इन सभी का अध्ययन सामाजिक मानव विज्ञान में सम्मिलित किया जाने लगा। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। तो यदि हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा है ही नहीं, जो इन विषयों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है। लेकिन वास्तव में बहुत सारे जो पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देशों में इन विषयों की जो विभाजक रेखा है वो मौजूद है। इन दोनों की विशेषताओं को अलग अलग करने वाली रेखा को वहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है।
हम इसका जो कारण है, हम अगर सोचें कि क्यों समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में हमारे देश में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं स्वीकारी गई है, तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर जो आधुनिक और ग्रामीण, महानगरीय और परंपरागत समाज हैं, उनमें अति विभिन्नता पाई जाती है और यह अति विभिन्नता ही इस बात का मुख्य कारण प्रतीत होती है। बच्चों, यहाँ आज हमने हमारे पहले अध्याय का जो तीसरा भाग है उसे पूर्ण कर लिया है। हम अपने इस अध्याय को अगले भागों में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।